विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल की पुस्तक हमारा पर्यावरण इसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का निर्माण आज से 4.3 अरब वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी का स्वरूप एक प्याज की तरह है जिसकी विभिन्न परतें हैं। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में संकेंद्रित है, जबकि हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के समीप स्थित है। पृथ्वी प्रकृति के तीनों तत्व ठोस, द्रव्य और वायु इन तीनों से निर्मित है। यह जानकारी वैज्ञानिकों को खनन एवं भूकंपीय तरंगों से प्राप्त हुई। हम पृथ्वी से बहुत सारे पदार्थ प्राप्त करते हैं। कठोर लोहे जैसे धातु, क्षार, चूना और पेट्रोलियम तथा नैसर्गिक वायु, ये सब पृथ्वी के गर्भ से ही हम प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप कैसा है? ये सॉलिड है, ठोस है, ये द्रव्य है अथवा ये वायु है? इसकी जानकारी हमको भूकंपीय तरंगों यानी सेस्मिक वेव से प्राप्त होती है। बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार के खनन कार्य किए गए हैं। उन खनन के माध्यमों से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान आ चुका है। पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप एक प्याज के तरह ही है। जिस तरह से प्याज की अलग अलग परतें हैं, उसी प्रकार की पृथ्वी के भी विभिन्न परतें हैं। ऊपर परपटी से अगर हम केंद्र की तरफ जाए तो ये अलग अलग पदार्थों से अलग अलग घनत्व से की निर्मित है। आप चित्र में जैसे देख सकते हैं, दाईं ओर चित्र में आपको प्याज की अलग अलग परतें दिखाई गई हैं और बाईं ओर चित्रों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक काल्पनिक चित्र दर्शाया गया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की गहराई 6000 किलोमीटर है। पृथ्वी का रेडियस यानी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर गहरी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले की खान है, जो कि हीरे की खान है। वो ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला से घिरी हुई है। पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये जो चित्र आपके सामने दर्शाया गया है, ये जोहानिसबर्ग के समीप एक सोने की खान का चित्र है। इसका नाम है पोनेन गोल्ड माइन। ये लगभग 3.9 किलोमीटर गहरी है। वैसे विश्व में जो है रूस में 6 किलोमीटर गहरी जो है खाई है, जिसमें से कोयला और पेट्रोलियम ये पदार्थ निकाले जाते हैं। क्या हम पृथ्वी को एक सिरे से अगर खोदना शुरू करें तो दूसरे सिरे से हम निकल सकते हैं? या हम इस प्रश्न को पलट देते हैं, क्या हम पृथ्वी के केंद्र तक जा सकते हैं या नहीं? इसका सरल सा उत्तर है कि असंभव। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। पृथ्वी के क्रोड का न्यूनतम तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस है। भूपटल से भूगर्भ की तरफ जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। इस दर में गहराई के साथ अंतर आ जाता है। पहले स्तर पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। दूसरे स्तर पर प्रत्येक 300 किलोमीटर पर तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से वृद्धि होती है। और तीसरे स्तर पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाती है। यदि हम अनुमान निकालें, औसत निकालें, तो हमारी पृथ्वी की सतह से गहराई 6000 किलोमीटर के लगभग है। तो औसतन
तापमान पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर औसतन तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस से 6,000 डिग्री सेल्सियस होगा। इतने अधिक तापमान पर मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। आपको मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। वायु दाब भी 1 किलोमीटर की गहराई पर 1 मिलीबार बढ़ जाता है। इसे अगर यूँ हम माने, अगर हम पृथ्वी की 10 किलोमीटर गहराई में जाएंगे तो वायु दाब 10 मिलीबार बढ़ेगा। यदि आप अपनी पीठ पर 1 क्विंटल का वज़न अगर आप सतह पर रखेंगे, भूगर्भ पर जाते वक्त ये लगभग 1,000 क्विंटल के आसपास हो जाएगा। इतना भार मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा। पृथ्वी की विभिन्न परतें। पृथ्वी की संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, परपटी क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रूड। ये तीनों परतें विभिन्न जो घनत्व विभिन्न प्रकार के धातुओं से निर्मित हैं। परपटी पृथ्वी पर विद्यमान सबसे हल्के पदार्थों से निर्मित है। परपटी 2 भागों में बटी हुई है। एक को हम कहते हैं सीएल और दूसरे को हम कहते हैं सीमेन। और ये हमारी पृथ्वी की सबसे पतली दानेदार रवेदार परत है जिस पर मनुष्य वास्तव्य करता है। परपटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को परपटी कहते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। परपटी का औसतन घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। परपटी की मोटाई को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क, महाद्वीपीय संहति यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ख, महासागरीय संहति यानी ओशनिक फ्लोर। महाद्वीपीय संहति 8 किलोमीटर से 45 किलोमीटर है, मोटी है, जबकि महासागरीय संहति 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर मोटाई है। परपटी क्रस्ट। परपटी ग्रेनाइट व अवसादी शैलों से निर्मित है। इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा सबसे अधिक है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 40.8% है। परपटी अन्य अनेक हल्के पदार्थों से निर्मित है, हल्के तत्वों से निर्मित है। नीचे दी गई तालिका में आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक ओर तत्व दिए गए हैं, दूसरी ओर प्रतिशत लिखा हुआ है। तो परपटी के अन्य तत्व है वह है सिलिकॉन जो 27.7% के अनुपात में परपटी पर पाए जाते हैं। दूसरा है एल्यूमिना, ये 8.1% के अनुपात में है। लोहा 5%, मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 3.6%, पोटाशियम 2.4%, सोडियम 2.2%। परपटी इस सारांश क्या है? परपटी हल्के पदार्थों से निर्मित है और ये दानेदार और रवेदार है और इसकी घनता भी कम है। सीएल और सीमेन। सीएल ये परपटी की सबसे ऊपरी परत है जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा सबसे अधिक है। सबसे हल्की परत है जिसकी घनता 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह 8 किलोमीटर से 45 किलोमीटर चौड़ी है। 7 महाद्वीप इन्हीं से निर्मित हैं। पृथ्वी पर विद्यमान जितने महाद्वीप है, भूखंड है, वो सीएल से ही निर्मित है। तो ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, परपटी की सबसे ऊपरी परत है। सीमेन। सीएल के नीचे
अधिक घनत्व वाली भारी पदार्थों से निर्मित परपटी की दूसरी परत है जिसको सीमेय कहते हैं, जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्मित है। Cl से ये भारी परत है जिसकी घनता 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर चौड़ी है। समस्त महासागर इसी से निर्मित है। दुनिया में जितने भी महासागर है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर, ये सब के सब सीमेय से ही निर्मित है। तो आप Cl और सीमेय में अंतर जान चुके हैं। Cl सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परपटी की सबसे ऊपरी परत है, ये हल्की है। सीमेय ये परपटी की दूसरी परत है जो कि Cl के नीचे स्थित है। Cl ये सिलिकॉन और एल्यूमिना से निर्मित है। सीमेय ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्मित है। Cl ये कम घनी है और सीमेय ये Cl से अधिक घनी है। ये 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। मेंटल। सीमेय अथवा परपटी के ठीक नीचे मेंटल की परत है। ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। इसे एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि गर्म और मुलायम शैलों से निर्मित है। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। ये परत Cl और सीमेय दोनों से भारी है। ये बसाल्ट शैलों से निर्मित है। इसका घनत्व 4.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 84% है। इट इज़ 84% ऑफ द टोटल डेंसिटी ऑफ द अर्थ और इसका द्रव्यमान 68% है। क्रोड, कोर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। यह 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई में फैली हुई है। इसकी घनता 15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह निकेल और फेरस जैसे पदार्थों से निर्मित है, जो कि सबसे भारी पदार्थ है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का 16.6% है और इसका द्रव्यमान 32% है। पृथ्वी के क्रोड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आंतरिक क्रोड और ये बाहरी क्रोड। आप चित्र में देख सकते हैं, केंद्र से अगर आप सतह की तरफ जाएंगे तो विभिन्न परतों को दर्शाया गया है। सबसे आंतरिक परत, सबसे केंद्र में जो स्थित है उसको आंतरिक परत आंतरिक क्रोड कहते हैं। उसके बाहर बाहरी क्रोड है, उसके ऊपर मेंटल है और उसके ऊपर परपटी है। और परपटी को भी देखा हमने अभी पढ़ा, परपटी को के भी दो स्तर है, Cl और सीमा। अब हम बात करते हैं क्रोड के दो विभाजन। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, एक है बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर, ये द्रव्य स्वरूप में है। यह 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह भारी पदार्थ निकल और फेरस से निर्मित है, इसीलिए इसको नीफे भी कहते हैं, NiFe। Ni का मतलब निकल, Fe का मतलब फेरस। तो ये निकल और फेरस, लोहा, फेरस को लोहा भी कहते हैं। इसकी घनता 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर, ये ठोस स्वरूप में, इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट। ये 5150 किलोमीटर से 6331 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह निकल और फेरिक से निर्मित है, जो कि लोहे का ही एक स्वरूप है। इसकी घनता 15 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर है। तो आपने देखा क्रोड के दो विभाजन हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड किस स्वरूप में है? द्रव्य स्वरूप में, जबकि आंतरिक क्रोड किस स्वरूप में है? ठोस। ऐसा कैसे हो सकता है? जो द्रव्य स्वरूप होना चाहिए था क्रोड का, वो सबसे केंद्र में स्थित होना चाहिए था, और जो ठोस स्वरूप होना चाहिए था वो बाहर की तरफ होना चाहिए था। लेकिन यह उल्टा कैसे हुआ? आपने अभी तक हम पढ़ा कि जैसे जैसे हम परपटी से केंद्र की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। हाँ, और हमने ये भी पढ़ा कि केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इतने अधिक तापमान पर भला कोई धातु पदार्थ वो सॉलिड स्टेट में घन स्वरूप में कैसे हो सकता है? इसका उत्तर केवल इतना ही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण परपटी से केंद्र की तरफ अधिक है और ऊपर की शैलों का दबाव भी केंद्र की तरफ बढ़ता जाता है, और इस तरह से चारों ओर से केंद्र की तरफ दबाव पड़ने के कारण जो द्रव्य स्वरूप है वो घन स्वरूप में बदल जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर को हिलाने पर आपको उसमें से जो है पानी की छलकने की या द्रव्य की छलकने की आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही आप उस पर रेगुलेटर का नॉब रखते हो और उस नॉब को ऑन स्टेट पे करते हो, तो वो द्रव्य स्वरूप किस रूप में बदल जाता है? वायु स्वरूप में। यानी प्रेशर रिलीज होने के कारण वो जो द्रव्य रूप है वो वायु रूप में बदल जाता है। बिल्कुल वही सिद्धांत हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण आंतरिक दबाव बढ़ता जाता है, उष्णता बढ़ती जाती है, इसलिए जो द्रव्य रूप है वो घनीभूत हो जाते हैं। बाकी आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड दोनों ही निकल और लोहे जैसे भारी पदार्थों से निर्मित हैं। शैल और खनिज। आप दाईं ओर शैल के उदाहरण देख रहे हैं और बाईं ओर खनिज के उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पर आपको सैंडस्टोन बलुआ पत्थर का उदाहरण दिया है, या ग्रेनाइट का उदाहरण दिया है, और यहाँ पे जिनेसिस का उदाहरण दिया है, और बाईं ओर अलग अलग प्रकार के खनिजों का उदाहरण दिया है, माइका, फेल्ड्स्पर आदि। अब प्रश्न ये उठता है, शैल किसे कहते हैं और खनिज क्या है? शैल एक प्राकृतिक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकारों के खनिजों का मिश्रण है जिससे हमारी भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। और खनिज की हम परिभाषा क्या कहेंगे? प्राकृतिक रूप से वो पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक स्वरूप होता है और रासायनिक गुण विशेषता होती है, ऐसे पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लें। खनिज वे भौतिक पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक गुणधर्म और भौतिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। All those naturally occurring substances who have definite chemical property and physical features are known as minerals। ये धात्विक और अधात्विक दोनों स्वरूपों में पाई जाती है। धात्विक खनिजों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज यानी फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल। लौह खनिज में निकल, जिंक, कोबाल्ट, आयरन वगैरह, और नॉन मेटेलिक्स मिनरल्स में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लैटिनम। और अधात्विक खनिज वास्तव में क्षार के अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे सोडियम, सल्फर इत्यादि। आगे हम पढ़ते हैं शैल।
खनिजों के मिश्रण से निर्मित वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उसे शैल कहते हैं। शैल और कुछ नहीं, खनिजों का एक मिश्रण है जिससे हमारी पर्पटी का निर्माण हुआ है। शैलों को अलग अलग प्रकारों में हम बांट सकते हैं। जितने भी जो हमें खनिज मिलते हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं, अधात्विक खनिज मिलते हैं, वो हमें शैलों से ही प्राप्त होते हैं। और इन वो शैल जिनसे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती हैं उसे हम अयस्क कहते हैं, ओर कहते हैं। जैसे लोहा, ये धातु हमें किस अयस्क से प्राप्त होता है? हेमेटाइट और मैग्नीटाइट से। वैसे ही औरम ये जो अयस्क है उससे हमें सोना प्राप्त होता है, गोल्ड प्राप्त होता है। ऑगन्टम ये जो खनिज है इससे हमें सिल्वर प्राप्त होता है, चांदी प्राप्त होती है। तो ये अयस्क के उदाहरण हैं। अलग अलग जो ओर से अलग अलग अयस्क हैं जिसे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। परिष्करण के बाद उन सभी शैलों के पुंज को हम अयस्क कहते हैं, ओर कहते हैं। शैलों के प्रकार, शैलों की रचना, उसकी उत्पत्ति के आधार पर हम शैलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शैल आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित। आग्नेय शैल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। आइए एक एक करके सभी का अध्ययन करें, सभी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। आग्नेय शैल जिसको इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस ये शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अग्नि। ज्वालामुखी के उद्भेदन के बाद जो पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान मैग्मा जब लावा रूप में पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, इस प्रकार से निर्मित शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं। इसके 2 उदाहरण होते हैं, एक है ग्रेनाइट और बसाल्ट। इस आग्नेय शैल को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं क्योंकि मूलतः पृथ्वी की जो सतह है, पर्पटी है, या जितने भी महाद्वीप हैं उनका निर्माण इस लावा रस के ठंडे होने के कारण ही हुआ है। इसीलिए आग्नेय शैल को हम बेसिक रॉक्स यानी प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये कठोर चट्टानें हैं जो रवेदार और दानेदार होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते जीवाश्म? क्योंकि इसका निर्माण ही अति उष्णता से हुआ है। पृथ्वी का मैग्मा जब लावा रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है उसका तापमान अत्यधिक होता है। न्यूनतम तापमान ही आप मान लीजिए 3500 से 4500 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे उच्च तापमान में बताइए आपको कहाँ जीवाश्म मिलेंगे, कहाँ आपको जीव के अवशेष मिलेंगे? यह असंभव है। एक बार पुनः इसका उदाहरण जानें। आग्नेय शैल के उदाहरण हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, रायोलाइट, प्यूमिस इत्यादि। आग्नेय शैल को उनकी रचना के अनुसार हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल और बहिर्भेदी आग्नेय शैल, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। हमने अभी जाना कि आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी के मुख से मैग्मा का लावा रूप में पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडे होने से निर्मित हुआ है। लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। पृथ्वी के गर्भ में जब मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर आता है तो उसका कुछ अंश पृथ्वी के भूगर्भ में अलग अलग चट्टानों, विवरों की दरारों में जाकर जम जाता है और वो वहीं पर
ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से मैग्मा भूगर्भ की दरारों में जाकर जब ठंडा हो जाता है तो ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल का स्वरूप धारण कर लेता है। और ये जो उसके ठंडे होने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी होती है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट और पुमिस। एक बार पुनः इसकी आवृत्ति करते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय शैल किसे कहते हैं? जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के नीचे चट्टानों के भ्रंशों और विवरों में जमकर ठंडा हो जाता है और शैल का रूप धारण करे, उसे अंतर्भेदी शैल कहते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट और पुमिस। ये भूरे रंग का होता है। ये जो हमारे संसद भवन के गलियारे में जितने भी खंबे पिलर्स लगाए गए हैं, ये सभी पिलर्स जो है ग्रेनाइट शैलों से निर्मित हैं। क्या आप बता सकते हैं ग्रेनाइट शैल और कहाँ पाए जाते हैं भारत में? हमारे भारत का जो पूर्वी घाट है, बंगाल की खाड़ी के साथ लगा हुआ, वो संपूर्ण घाट ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है। और कहाँ ग्रेनाइट शैल का इस्तेमाल होता है? ग्रेनाइट शैल का इस्तेमाल आटा चक्की में जो पत्थर लगा होता है वहाँ इस्तेमाल होता है। आटा चक्की में ग्रेनाइट शैल के चक्के लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये कठोर होते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शैल, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर लावा रूप में आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस शैल का रूप धारण कर ले, इस प्रकार से निर्मित शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और इस शैल का उदाहरण है बसाल्ट, यानी ज्वालामुखी के मुख से लावा जो पृथ्वी की सतह पर आता है और आकर विभिन्न परतों में जम जाता है सतह के ऊपर, तो इस प्रकार से निर्मित शैल को हम बहिर्भेदी, क्योंकि ये भूगर्भ से बाहर आकर पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा होता है, इसीलिए हम उसको बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लावा के ठंडे होने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है और इसीलिए ये काले रंग का होता है और ऊपर से ये काफ़ी चिकना और स्मूथ होता है। अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक। यह सेडिमेंट्री, ये जो शब्द है ये लैटिन शब्द सेडिमेंटम से निर्मित है। सेडिमेंटम का अर्थ है स्थिर होना, एक के ऊपर एक जमना। आग्नेय शैल हो या अन्य प्रकार के शैल हो, ये प्राकृतिक घटनाओं के कारण उनका निरंतर अपरदन अपक्षय होता है और हमारी प्रकृति के विभिन्न शक्तियों के द्वारा, विभिन्न तत्वों के द्वारा बहती हुई हवा, नदियों के द्वारा प्रवाहित होकर जब ये एक स्थान पर इसका निक्षेपण होता है तो उनमें रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये घनीभूत हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। इस प्रकार से निर्मित शैल को हम अवसादी शैल कहते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। इन शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पर जीवाश्म पाए जाने की संभावना है, क्योंकि नदियों के द्वारा प्रवाहित होने पर, हवा के द्वारा प्रवाहित होने पर, आंधियों के द्वारा प्रवाहित होने पर, इनका निक्षेपण एक स्थान पर होने पर यहाँ पर संभावना होती है कि यहाँ पर विभिन्न प्राणियों के, विभिन्न जो है वनस्पतियों के अवशेष इसमें मिले। तो इस प्रकार के शैल में आप वनस्पति से लेकर प्राणियों तक के अवशेष इस शैल में पा सकते हैं। एक बार हम दोबारा इसका पुनरावलोकन करें। सेडिमेंट्री रॉक किसे कहते हैं? अपक्षय अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन,
तथा चट्टान चूर्ण के परिवहन एवं किसी स्थान पर उनके निक्षेपण से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहते हैं। लैटिन शब्द ये सेडिमेंटम से निर्मित है, जिसका अर्थ है स्थिर होना। लाल बलुआ पत्थर, जिप्सम, कोयला इसके उदाहरण हैं। इस शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये अवसादी शैल के दो नमूने इस चित्र में दिखाए गए हैं। मेरी दाईं ओर हवा महल जो कि राजस्थान में स्थित है, और बाईं ओर लाल किला जो कि आगरा और नई दिल्ली में स्थित हैं। ये दोनों के दोनों स्थापत्य लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कि सेडिमेंट्री अवसादी शैल का एक स्वरूप है। कायांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक ये शब्द ग्रीक भाषा का शब्द मेटामॉर्फस से बना है। मेटामॉर्फस का अर्थ है कायांतरण, रूपांतरण। जब किसी शैल, फिर वो आग्नेय शैल हो या अवसादी शैल हो, इन पर आंतरिक ऊष्मा, भूगर्भ की आंतरिक ऊष्मा और ऊपरी चट्टानों के दबाव के कारण जब वो अपने मौलिक प्रकृति को छोड़कर कोई नया स्वरूप धारण कर ले, इस प्रकार से निर्मित शैल को हम कायांतरित शैल कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए, जैसे चूना पत्थर जो कि अवसादी शैल है, उस पर आंतरिक उष्णता और दबाव की प्रक्रिया होती है, तो वो मार्बल यानी संगमरमर में बदल जाते हैं। इस प्रकार से क्वार्ट्जाइट, स्लेट, जेनेसिस, सीस्ट ये इस प्रकार के कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। कायांतरित शैल, आप ये ताजमहल देख सकते हैं इस चित्र में, जो कि संगमरमर से निर्मित है, मार्बल से निर्मित है। ये कायांतरित शैल का अनुपम उदाहरण है। कायांतरित शैल, आग्नेय व अवसादी शैल में ताप और दबाव के कारण परिवर्तन और रूपांतरण हो जाने के कारण कायांतरित शैल बनते हैं। इसे मेटामॉर्फिक शैल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक is derived from the word metamorphism. Metamorphism is to change its form. यह कठोर और अप्रवेश्य होते। It is hard and impermeable. What is the meaning of impermeable? Impermeable means the material which does not allow any liquid or any air medium to pass through it, to flow through it. इसके उदाहरण हैं संगमरमर, ग्रेफाइट। शैल चक्र, एक शैल से दूसरे में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आग्नेय शैल के अपर्दन और अपक्षय के बाद अवसादी शैल बनते हैं। आग्नेय शैल और अवसादी शैल पर आंतरिक उष्णता, ऊपरी चट्टानों के दबाव के कारण कायांतरित शैल निर्मित होते हैं। कायांतरित शैल जब आंतरिक उष्णता के कारण जब पिघलते हैं और मैग्मा के स्वरूप में बदल जाते हैं, इस प्रकार से निर्मित शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं। तो ये जो है शैलों के रूपांतरण की प्रक्रिया निरंतर पृथ्वी पर चालू रहती है, निर्विवाद चालू रहती है। शैल चक्र, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी दिखाया जा रहा है। ज्वालामुखी उद्भेदन से जो मैग्मा लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, उससे आग्नेय शैल बनते हैं। उसके अपक्षय, अपर्दन, बाद में उनके वहन और निक्षेपण से अवसादी शैल बनते हैं। अवसादी शैल पर उष्णता और दबाव से वो कायांतरित शैल में बदलते हैं। भूगर्भिक उष्णता का जब प्रभाव कायांतरित शैल पर पड़ते हैं तो वो दोबारा से पिघल जाते हैं और मैग्मा के रूप में परिवर्तित होते हैं। वही मैग्मा फिर से लावा रूप में पृथ्वी की सतह पर आते हैं और आग्नेय शैल का रूप धारण कर लेते हैं। तो शैल चक्र मतलब क्या? एक शैल से दूसरे में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम
शैल चक्र कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। प्रश्न, समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र की गहराई कितनी है? समुद्र तल से पृथ्वी की गहराई 6000 किलोमीटर है। प्रश्न, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या है? उत्तर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोट कहलाती है। प्रश्न, भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल की गहराई कितनी है? भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर है। आखिरी प्रश्न, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार के शैल है? स्लेट और संगमरमर कायंत्रित शैल के उदाहरण हैं। ये कुछ प्रश्न गृह कार्य है जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर लाने हैं। प्रश्न, पृथ्वी के क्रोट के प्रमुख संगठनों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख शैलों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी की प्रमुख परतों के नाम लिखिए। चौथा, आग्नेय शैलों को मूलभूत शैल क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न, शैल और खनिज में क्या अंतर है? अगला प्रश्न, जीवाश्म किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, आटा चक्की में कौन से शैल का उपयोग होता है? आखिरी प्रश्न, भारत के पूर्व एवं पश्चिमी घाट किस प्रकार के आग्नेय शैलों से निर्मित है? ये सभी प्रश्न आपको गृह कार्य में लिखने हैं और अभ्यास पुस्तिका तैयार रखनी है। धन्यवाद।